नमस्कार सबको। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। और पढ़ाई वढ़ाई वो और भी बढ़िया, ऐसा मेरा मानना है। बाकी वास्तविकता तो आपको ज्यादा पता है। 2 मिनट के लिए कॉपियां बंद कर दीजिए सब। ऑनेस्टली पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बड़े ईमानदार होते हैं, तो ऐसी ईमानदारी की अपेक्षाएं मैं आपसे भी करता हूं। चलिए, पहला प्रश्न कौन बता रहा है? बेसिक सा प्रश्न होगा, बिल्कुल बेसिक। कोई नहीं, प्रेसिडेंट के टॉपिक से ही शुरू करूंगा मैं, राष्ट्र के टॉपिक से ही पूछूंगा, इससे पहले का नहीं। अच्छा, पहले आप। ठीक। हाँ, प्रेसिडेंट का ही पूछूंगा, यही मैं कह रहा हूं। अच्छा, और कितने लोग हैं जो कह रहे हैं हाँ हमें पूछ लीजिए पहला प्रश्न? देखिए, सबका हाथ ऊपर होना चाहिए इस कंडीशन में। केवल एक टॉपिक की बात कर रहा हूं जो भी अभी रनिंग फेज में है, जबकि होना तो ये चाहिए कि अब तक जितने सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं उनमें से किसी में भी पूछ लीजिए आप। और जब तक आप लोगों की प्रिपरेशन का लेवल ये नहीं होगा तब तक आप ईमानदारी से तैयारी नहीं कर रहे हो, और जो कमिटमेंट खुद के साथ किया है तो उस कमिटमेंट को भी फुलफिल कर पाने की स्थिति में नहीं हो। चलिए, पहला प्रश्न आप बताओ सर, बैठे बैठे बता दीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। आप नहीं सर, वो चश्मा लगा रखा है जिन्होंने। विधानमंडल या विधान परिषद, विधानसभा? अच्छा, विधान परिषद, ठीक है। और बस? उनकी तरफ मत देखो, मेरे को बताना है, उनको नहीं बताना। आप बताएं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल सबसे पहले तो कौन से अनुच्छेद में है? पीछे आप बताओ सर, पूछने से पहले ही। प्रश्न क्या था? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल सबसे पहले तो कौन से आर्टिकल में उसका एलिब्रेशन है? 54। बताइए 54 में क्या है? कौन से? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख, पड़ोसी को बोलो, कौन से अनुच्छेद में है? क्या कर रहे हो पहले तो ये बताओ। नीचे फोन, फिर कुछ तो है। चलो बताओ, निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 56 क्या है जी? बैठे बैठे बता दीजिए, तेज बोलिए थोड़ा, पीछे मत देखिए ना, अड़ोसी पड़ोसी को बताना है। और 57 में? 56 में पुनर्निर्वाचन, और 57 में योग्यताएं, और 58 में शर्तें, 59 में शपथ, फिर 60 में महाभियोग की प्रक्रिया, 61 में आकस्मिक पद रिक्ति। अब 62 में क्या बताओगे? 56 में कार्यकाल है, केवल इतनी बात कही गई है 56 में। फिर और क्या कहा गया है? 56 का सब क्लोज 1 क्या कहता है? अच्छा, 56 के सब क्लोज 1 का ख क्या कहता है, या स्मॉल बी? महाभियोग का आधार है। और क्या है महाभियोग का आधार?
संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, आप बताएं। नहीं बताओगे, कुछ करें हम तो नहीं बताएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 19 हमारे को अधिकार देता है चुप रहने का। तो जब भी आप प्रश्न पूछोगे तो हम कौन से अधिकार का प्रयोग करेंगे? चुप रहने के अधिकार का प्रयोग करेंगे। उस अधिकार का प्रयोग नहीं करना है आपको। आप बताओ दोस्त, आप 61 क्या महाभियोग? राष्ट्रपति महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, आप बताएं जी। महाभियोग की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली है हमने? ये अच्छा, ठीक है। आप बताओ सर, आयरलैंड के संविधान कौन से अनुच्छेद के कौन से भाग से? 12 का सब क्लोज 10, ठीक है। कल हमने राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर चर्चा शुरू की थी और उसमें सबसे पहले हमने सामान्यकालीन शक्तियों को लेकर चर्चा की थी और सामान्यकालीन शक्तियों में भी पहली चर्चा की शुरुआत की थी हमने कार्यपालिका शक्तियों को लेकर, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। और कार्यपालिका शक्तियों में हमने चर्चा की शुरुआत की थी राष्ट्रपति के द्वारा किन किन की नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस ऑफिसेज। और इनमें राष्ट्रपति के द्वारा मूलतः पर चर्चा की थी कि देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है और उसके बाद जितनी सारी नियुक्तियां हैं वो देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। क्या सलाह मानना बाध्यकारी है? क्या राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है? इस संदर्भ में हमने चर्चा की थी 42वें संशोधन की और हमने चर्चा की थी 44वें संशोधन की। 42वें संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो क्या बना दी गई थी? बाध्यकारी बना दी गई थी। और फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बार पुनर्विचार का प्रावधान कर दिया गया था, पुनर्विचार। और पुनर्विचार के बाद अगर वापस से राष्ट्रपति को लौटाई जाती है तो क्या राष्ट्रपति बाध्यकारी है? क्या तो बाध्य है, फिर राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। फिर हमने चर्चा की शुरुआत की थी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को लेकर, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को लेकर। और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत हमने ये चर्चा की थी, आर्टिकल 79 के बारे में बात की थी, 80 के बारे में बात की थी, साथ में हमने 85, 86, 87 की बात की थी, 108 को लेकर बात की, 111 को लेकर बात की और फिर अंतिम चर्चा हुई थी हमारी 123 को लेकर, जिसमें ऑर्डिनेंस को लेकर बात की थी हमने। लिखवाना बाकी था शायद, विधायी शक्तियां लिखिए आप लोग। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स। सलाह से, हाँ और किसी की नहीं, वो तो उस पद के हिसाब से हुआ ना। जैसे न्यायवादी 76, जैसे सीएजी है 148, वेरियस जो कमीशन जैसे वित्त आयोग है 280, इलेक्शन कमीशन है 324, 155। ये अलग अलग टॉपिक्स हैं हमारे, तो वहां पर डिटेल में बात करेंगे अपन। विधायी शक्तियां हेडिंग लगाइएगा, लेजिस्लेटिव पावर्स। और विधायी शक्तियों में पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा आर्टिकल 79 लिख दो सीधा, पॉइंट नंबर 1 में आर्टिकल 79, 79, 79 या 79, और 79 में डैश करके लिख दीजिएगा, 79 में डैश करके लिख दीजिएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, राष्ट्रपति राज्यसभा प्लस लोकसभा मिलकर 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 संसद का निर्माण करते हैं,
मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। संसद का निर्माण करते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 में सबसे पहले लिखिएगा 80 का सब क्लूज 1, आर्टिकल 80 का सब क्लूज 1, अनुच्छेद 80 का सब क्लूज 1, अनुच्छेद 80 का सब क्लूज 1, और उसमें डैश करके लिख दीजिएगा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स। 80 का सब क्लूज 3, अगला पॉइंट 80 का सब क्लूज 3, 80 का सब क्लूज 3, 80 का सब क्लूज 3, और 80 के सब क्लूज 3 में लिखिएगा इन सदस्यों का मनोनयन, इन सदस्यों का मनोनयन, इन सदस्यों का मनोनयन, इन सदस्यों का मनोनयन साहित्य, इन सदस्यों का मनोनयन साहित्य, कोमा विज्ञान, साहित्य कोमा विज्ञान, कोमा कला, कला एवं समाज सेवा के आधार पर, एवं समाज सेवा के आधार पर किया जाता है, एवं समाज सेवा के आधार पर किया जाता है, आधार पर किया जाता है, आधार पर किया जाता है। आर्टिकल 85 85, नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 85। क्या अपन यहां पर आर्टिकल 3 भी लिख सकते हैं क्या? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 भी लिख सकते हैं क्या अपन यहां? अब सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए भी अनुच्छेद 3 में है क्या, तो ही तो बता सकते हैं कि यहां पे लिखा जाना चाहिए नहीं लिखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 3 कहता है कि अगर किसी नए राज्य का गठन करना है, उसके नाम में परिवर्तन करना है या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो ऐसे विधेयक को अगर आपको संसद में रखना है तो उससे पहले पूर्वानुमति किसकी लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। तो ये भी लिख देंगे अपन। अगला पॉइंट लिखिएगा आर्टिकल 85, और 85 में लिख दीजिएगा राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा संसद का सत्र, राष्ट्रपति के द्वारा संसद का सत्र आहूत करना, बुलाना, सत्र बुलाना, सत्र आहूत करना, कोमा, कोमा सत्रावसान करना, सत्रावसान को बोलते हैं इंग्लिश में प्रोरोगेशन, प्रेरोगेशन, प्रेरोगेशन, सत्रावसान, तथा राष्ट्रपति के द्वारा संसद का सत्र आहूत, कोमा सत्रावसान, कोमा लोकसभा का, कोमा लोकसभा का, कोमा लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है।
अगला पॉइंट लिख दो, अनुच्छेद 3 लिख दो बीच में एक बार, आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3, और अनुच्छेद 3 में डैश करके लिख दीजिएगा, किसी नए राज्य के गठन, किसी नए राज्य के गठन, कोमा राज्य के नाम में परिवर्तन, नए राज्य के गठन, कोमा नाम में परिवर्तन, कोमा सीमा में परिवर्तन, चेंज इन बॉर्डर, सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक, नए राज्य के गठन, कोमा राज्य के नाम में परिवर्तन, कोमा राज्य की सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक, से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में पेश किया जाता है, पूर्व अनुमति से संसद में पेश किया जाता है, पूर्व अनुमति से संसद में पेश किया जाता है, संसद में पेश किया जाता है। 86 अगला पॉइंट, अनुच्छेद 86, आर्टिकल 86 और 86 में डैश करके लिख दीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के एक साथ संवेद सत्र में, एक साथ संवेद सत्र, चाहो तो इसका इंग्लिश भी लिख लो, असेंबल्ड टुगेदर, एक साथ संवेद सत्र, असेंबल्ड टुगेदर, एक साथ संवेद सत्र में अभिभाषण देने, एक साथ संवेद सत्र में अभिभाषण देने, अभिभाषण देने एवं संदेश भेजने का, अभिभाषण देने एवं संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। 87 और 87 में डैश करके लिख दो, संसद के दोनों सदनों के, 87 में लिखना है, संसद के दोनों सदनों के एक साथ संवेद सत्र में, एक साथ संवेद सत्र में, एक साथ संवेद सत्र में, एक साथ संवेद सत्र में विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, एक साथ संवेद सत्र में विशेष अभिभाषण। अब कल हमारी चर्चा हुई थी कि विशेष अभिभाषण कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का। पहला तो कौन सा होगा, नवगठित लोकसभा में, और दूसरा संसद का नियमित प्रथम सत्र जिसको अपन बजट सत्र कहते हैं। तो जो नवगठित लोकसभा का पहला सत्र होगा उसमें अगर राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है
तो उसमें मुख्यतः किस बात का उल्लेख होता है कि सरकार के अगले 1 साल में योजनाएं क्या होंगी, सरकार का प्लान क्या होगा। जबकि नियमित प्रथम सत्र में सरकार की पिछले 1 साल की उपलब्धियां क्या रही हैं। तो नीचे वाली लाइन से लिखिएगा, नीचे वाली लाइन से लिखिएगा, नवगठित लोकसभा के नवगठित लोकसभा के नवगठित लोकसभा के नवगठित लोकसभा के प्रथम सत्र में नवगठित लोकसभा के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा सरकार की आगामी 1 वर्ष की सरकार की आगामी 1 वर्ष की अगले 1 वर्ष की या आगामी 1 वर्ष की आगामी 1 वर्ष की योजनाओं का उल्लेख होता है। आगामी 1 वर्ष की योजनाओं का उल्लेख होता है। आगामी 1 वर्ष की योजनाओं का उल्लेख होता है तथा संसद के नियमित प्रथम सत्र कोष्टक में लिख देना बजट सत्र। संसद के नियमित प्रथम सत्र कोष्टक में लिख देना बजट सत्र में सरकार की पिछले 1 वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख होता है। 1 वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख होता है। क्या 87 से लेकर अपन आगे बात करें 108, क्या इसके बीच में भी और कोई विधायी शक्ति नजर आती है क्या आपको भारतीय संसद के संबंध में? सोचिए जरा। अच्छा 99 क्या कहता है, 99 क्या कहता है? अनुच्छेद 99 क्या कहता है? शपथ कौन दिलाता है सदस्यों को? नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं भारतीय संसद के, उनको शपथ कौन दिलवाएगा? तो याद रखने वाली बात है, या तो राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है। तो लोकसभा के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो उस विशिष्ट व्यक्तित्व को अपन किस नाम से जानते हैं? प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं। तो अगला लिखो आर्टिकल 99 अनुच्छेद 99 अनुच्छेद 99 और 99 में डैश करके लिख दीजिएगा, नवनिर्वाचित सांसदों को राष्ट्रपति के द्वारा अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी सदस्य के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। शपथ दिलवाई जाती है। अब मान लीजिए
भारतीय संसद का कोई भी सदस्य है और उसको किसी भी निर्योग्यता के कारण सदन से उसकी सदस्यता समाप्त करनी है, तो इस संदर्भ में किसके द्वारा किससे परामर्श किया जाएगा और फिर परामर्श करके अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा। तो याद रखने वाली बात है, इस संदर्भ में देश का राष्ट्रपति परामर्श करता निर्वाचन आयोग से, और निर्वाचन आयोग से परामर्श करके फिर अंतिम निर्णय कौन लेता है? देश का राष्ट्रपति लेता है। दो अलग अलग एग्जाम्स में यहां से प्रश्न पूछ लिया गया। जब हमें भारतीय संसद का टॉपिक पढ़ेंगे तो संसद के टॉपिक में 101 के अंतर्गत हम बात करेंगे कि किस प्रकार से संसद सदस्यों के पद रिक्त हो सकते हैं। 102 में सदस्यों की निर्योग्यताओं को लेकर बात करेंगे और फिर 103 के अंतर्गत बात करेंगे कि उनकी सदस्यता को लेकर अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग से परामर्श करके देश के राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा अनुच्छेद 103। हालांकि दल बदल के संबंध में अंतिम निर्णय स्पीकर का होता है। 103 में लिखिएगा, 103 में डैश करके, अनुच्छेद 103 में डैश करके लिखिएगा, अनुच्छेद 103 में डैश करके लिखिएगा, किसी संसद सदस्य की किसी संसद सदस्य की निर्योग्यता के संबंध में, निर्योग्यता डिस्क्वालिफिकेशन, अरे निस निर ये उपसर्ग आते हैं प्रत्यय आते हैं, उपसर्ग, तो निर्योग्यता, योग्यता में कौन सा उपसर्ग लगाया हमने? निर, तो क्या बन गया? निर्योग्यता। क्या पॉइंट लिखा आप लोगों ने? संसद सदस्यों की किसी संसद सदस्य की निर्योग्यता के संबंध में, निर्योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग से परामर्श करके अंतिम निर्णय लिया जाता है। परामर्श करके अंतिम निर्णय लिया जाता है। अंतिम निर्णय लिया जाता है। अगला लिखिएगा अनुच्छेद 108, 108, अनुच्छेद 108, 108, 108। ये सारे जितने सारे आर्टिकल्स अपन ने अभी लिखे हैं, ये सारे वापस पढ़ेंगे अपन संसद के समय, जब संसद का टॉपिक पढ़ेंगे उस समय। तो संसद का टॉपिक जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ाओगे मुझे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, तो फिर आप लोग बताओगे इसमें ये कहा गया है। मैं पूछूंगा 87 क्या कह रहा है कि 87 ये कह रहा है, तो याद कर लेना इसको अभी से। 108 में डैश करके लिखो, यदि कोई साधारण विधेयक, इफ एनी ऑर्डिनरी बिल, यदि कोई साधारण विधेयक एक सदन से पारित करके, यदि कोई साधारण विधेयक एक सदन से पारित करके दूसरे सदन में भेज दिया गया है तथा दूसरा सदन उस विधेयक को 6 माह की अवधि में, दूसरा सदन उस विधेयक को 6 माह की अवधि में पारित नहीं कर पाया है,
पारित नहीं कर पाया है। तो दोनों सदनों के बीच दोनों सदनों के बीच गतिरोध को आधार मानकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को आधार मानकर, गतिरोध शब्द को अंडरलाइन कर देना, गतिरोध को आधार मानकर, फिर राष्ट्रपति को अंडरलाइन कर देना, गतिरोध को आधार मानकर राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है। ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, कोमा, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, अंडरलाइन कर देना लोकसभा अध्यक्ष को और अध्यक्षता को, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, कोमा, अनुच्छेद 118 के अंतर्गत अंडर द आर्टिकल 118, अनुच्छेद 118 के अंतर्गत, अनुच्छेद 118 के अंतर्गत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में निम्नलिखित क्रम से की जाती है। अध्यक्षता निम्नलिखित क्रम से की जाती है, ऑर्डर, क्रम, निम्नलिखित क्रम से की जाती है। क्रम में ऊपर ही ऊपर लिख लो, लोकसभा अध्यक्ष, फिर एरो लगा दो, उपाध्यक्ष, इसी सीक्वेंस में ऐसे लिख लो एज इट इज, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, फिर नीचे एरो लगा दो, फिर लिख दो लोकसभा उपाध्यक्ष, फिर एरो लगा दो और फिर लिख दो राज्यसभा उपसभापति, राज्यसभा उपसभापति, राज्यसभा उपसभापति, राज्यसभा उपसभापति, फिर नीचे एरो लगा दो, राज्यसभा उपसभापति, फिर एरो लगा के लिख दो वरिष्ठता के आधार पर 10 सदस्यों का पैनल, वरिष्ठता के आधार पर 10 सदस्यों का पैनल, पैनल ऑफ 10 मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, वरिष्ठता के आधार पर 10 सदस्यों का पैनल, 10 सदस्यों का पैनल, 10 सदस्यों का पैनल। एक लाइन खाली छोड़ के नीचे वाली लाइन से लिखिएगा, भारत में अब तक भारत में अब तक संसद की 3 संयुक्त बैठकें,
3 संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं। 3 संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं। 3 संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं। पहला, दहेज उन्मूलन विधेयक। दहेज उन्मूलन विधेयक। दहेज उन्मूलन विधेयक 1961, 1961। दहेज उन्मूलन विधेयक 1961। बैंकिंग सुधार विधेयक। बैंकिंग सुधार विधेयक, बैंकिंग रिफॉर्म्स बिल 1978, 1978। बैंकिंग सुधार विधेयक 1978, 1978। तीसरा लिख दीजिए, तीसरा लिख दीजिए POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद निरोधक अधिनियम। आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002। आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002, 2002। आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002। और नीचे वाला लाइन से नोट लगा के लिख दीजिएगा, नोट लगा के लिख दीजिएगा, भारतीय संसद के, भारतीय संसद के, क्या बात है दोस्त, पेज, अच्छा, भारतीय संसद के तीनों संयुक्त अधिवेशनों में या तीनों संयुक्त बैठकों में लिखिएगा, अधिवेशन नहीं, भारतीय संसद की तीनों संयुक्त बैठकों में, भारतीय संसद की तीनों संयुक्त बैठकों में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले एकमात्र सांसद, भाग लेने वाले एकमात्र सांसद, एकमात्र सांसद अटल बिहारी वाजपेयी रहे। एकमात्र सांसद अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये लिख दीजिएगा, एकमात्र सांसद अटल बिहारी वाजपेयी थे, वाजपेयी थे। अगले विधायी शक्ति, अनुच्छेद 111, आर्टिकल 111, अनुच्छेद 111, 111, अनुच्छेद 111। और 111 में डैश करके लिख दीजिएगा, 111 में डैश करके लिख देना, राष्ट्रपति के वीटो की शक्ति, राष्ट्रपति के वीटो की शक्ति। अच्छा, वीटो का हिंदी मतलब क्या होता है? निषेधाधिकार। और हमने बचपन से क्या पढ़ा है? वीटो। अब बताओ, अंग्रेजी अच्छी होती है, हिंदी अच्छी होती है? तो कई जगह हिंदी अच्छी लगती है, कई जगह अंग्रेजी अच्छी लगती है। अब वीटो बड़ा आसान सा शब्द है, लेकिन इसको अगर अपन हिंदी में लिखते हैं तो निषेधाधिकार, निषेधाधिकार, राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति। पहला, निरपेक्ष वीटो, निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। पहला, राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति। फिर पॉइंट नंबर 1, निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, निरपेक्ष वीटो। इसके आगे डैश करके लिख देना, एब्सोल्यूट वीटो होता क्या है, डैश करके लिख देना, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर अनुमति देने से,
किसी विधेयक पर अनुमति देने से इनकार करना, अनुमति देने से इनकार करना। क्या ऐसा किया है क्या किसी राष्ट्रपति ने? हाँ सर, राजेंद्र प्रसाद ने किया ऐसा। तो आगे जैसे लगा के लिख दो या उदाहरण के रूप में लिख दो, राजेंद्र प्रसाद, और विधेयक था पेप्सू विधेयक 1951, 1951। अब आप कहेंगे पेप्सू विधेयक से क्या मतलब है? तो पेप्सू के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो पेप्सू का मतलब है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। देखिए, जब से भारत का निर्माण हुआ, जब देश से देश आजाद हुआ, तब से ही भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यों की मांग को लेकर के बहुत प्रकार के आंदोलन हुए। तो पंजाब में भी अलग प्रांत की मांग बहुत शुरू से चल रही है। बीच में फिर खालिस्तान वाला मामला बिल्कुल पीक पे चला गया। पिछले हमने देखा कि 10-20 साल से खालिस्तान वाला मामला लगभग साइलेंट था, अब वापस से जोर पकड़ रहा है। और इससे खालिस्तान वाली मांग की वजह से ही आज भारत और कनाडा के बीच में जो बड़े बेहतर संबंध हुआ करते थे, उन संबंधों में दरार आ गई है। और हमने हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी वापस बुला लिया है। तो कहने का मतलब, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पेप्सू विधेयक 1951 के संबंध में कौन सी वीटो का प्रयोग किया? निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया। दूसरा, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। इसमें डैश करके लिखिएगा, निलंबनकारी वीटो में डैश करके लिखिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो में डैश करके लिखना है। राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक को, किसी विधेयक को, किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, पुनर्विचार के लिए लौटाना, पुनर्विचार के लिए लौटाना। अगर मान लीजिए अगर पुनर्विचार करके वापस से लौटा दिया तो फिर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। अच्छा, ऐसा कोई एग्जाम्पल? तो क्या नारायण साहब के द्वारा भी? एक और कोई अच्छा एग्जाम्पल? 2006 में एक मामला रखा गया था कलाम साहब के सामने, लाभ के पद को लेकर। तो इसमें आगे जैसे में लगा के लिख दीजिएगा, जैसे 2006 में, 2006 में, जैसे 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लाभ का पद विधेयक, लाभ का पद विधेयक, लाभ का पद विधेयक के संबंध में, के संबंध में इस वीटो का प्रयोग किया गया, के संबंध में इस वीटो का प्रयोग किया गया, इस वीटो का प्रयोग किया गया। तीसरा, पॉकेट वीटो, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, जेबी निषेधाधिकार जिसको कहते हैं, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो में डैश करके लिखिएगा,
राष्ट्रपति के द्वारा, पॉकेट वीटो में डैश करके लिखना, राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक पर ना तो हस्ताक्षर करना, कोमा, ना हस्ताक्षर करने से इनकार करना, कोमा, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाना, बल्कि उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेना, जैसे ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा डाक संशोधन विधेयक, ज्ञानी जेल सिंह नहीं लिखना आ रहा, राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, होम मिनिस्टर भी रहे हैं, भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं। ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा डाक संशोधन विधेयक पोस्टल अमेंडमेंट बिल 1986 1986, डाक संशोधन विधेयक 1986 के संबंध में प्रयोग किया गया। अब 123 तो आता है, आपको बहुत अच्छे से आता है, अनुच्छेद 123 तो आता है। क्या है 123? नहीं, ये तो मुझे पता है, अध्यादेश है। और कुछ बताओ। सबसे पहले तो अध्यादेश जारी क्यों किया जाता है? कुछ दोस्त कह रहे हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी किया जाता है। मैंने ये नहीं पूछा कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है, क्यों जारी किया जाता है। याद रखने वाली बात है, अगर भारत सरकार के संदर्भ में अपन बात करें तो सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका लागू करना और न्यायपालिका संरक्षण करना। लेकिन अपने को यह भी पता है कि भारतीय संसद के जो सत्र हैं या फिर भारतीय संसद है वो पूरे 12 महीने नहीं चलती, बल्कि 3 अलग अलग सत्रों में संचालित होती है। बजट सत्र है, मॉनसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है। लेकिन मान लीजिए जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश में ऐसी कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई, आपात छोड़िए, सरकार को ऐसा लग रहा है कि अब संसद का सत्र नहीं चल रहा लेकिन हमारे को कोई नया कानून बनाना है, तो फिर वो कानून बनाने की जो शक्ति है वो देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है। और किस रूप में प्राप्त है? अध्यादेश के रूप में प्राप्त है। क्या अध्यादेश विधि या कानून होता है? क्या होता है? कहां लिखा गया है ऐसा? 13(3) में लिखा गया है। क्योंकि विधि की परिभाषा के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि अध्यादेश भी क्या है? विधि है। अध्यादेश भी विधि है। तो संसद के विश्रांति काल में, अगर बैरक के लैंग्वेज के हिसाब से मैं बात करूं, तो संसद के विश्रांति काल, जिसको इंग्लिश में अपन रिसेस कहते हैं, विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश को किसी नए कानून की आवश्यकता है, तो उस स्थिति में देश के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके उस कानून का निर्माण कर लिया जाता है।
और फिर हमने आगे चर्चा की थी कि एक अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, कितनी अवधि तक वह कानून की भूमिका में काम करता है, कब वह एक परमानेंट कानून बन जाता है, या फिर कब तक वह एक अल्पकालिक कानून की भूमिका में होता है। तो इस मुद्दे को लेकर हमने डिटेल में चर्चा की थी। अगला लिखिएगा अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123, 123, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123, 123 में डैश करके लिखिएगा, संसद के विश्रांति काल में, इंग्लिश वाले इसके लिए शब्द लिख सकते हैं रिसेस, संसद के विश्रांति काल में, संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। नीचे वाली लाइन से लिखिएगा, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, तथा देश की शासन व्यवस्था को, संसद का सत्र ना चल रहा हो तथा देश की शासन व्यवस्था को, देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से, देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, संचालित करने के लिए नए कानून की आवश्यकता हो, नए कानून की आवश्यकता हो, नए कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून, तो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून, ऐसा कानून अध्यादेश कहलाता है, ऐसा कानून अध्यादेश कहलाता है। कोमा, यह प्रावधान, यह प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 की, यह प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 की, 1935 की धारा 42 से, धारा 42 से लिया गया है, धारा 42 से लिया गया है, लिया गया है। इसी में अगला पॉइंट, अध्यादेश की अवधि, अध्यादेश की अवधि, अध्यादेश की अवधि, और अध्यादेश की अवधि में डैश करके लिख देना, संसद की प्रथम बैठक से, संसद की प्रथम बैठक से, कई लोग उबासी लेते हैं और जैसे मेरी नजर पड़ती है तो उबासी को बीच में रोक लेते हैं। मत रोका करो, मरमरा जाओगे कहीं फालतू में, ऐसे मत किया करो, खुद भी इतना अत्याचार ठीक नहीं है ना। कई तो इसे इधर उधर छुप छुपा के ले लेते हैं। अब कोई सीधी सीधी उपाय से ले रहा, मेरी नजर पड़ रही है, पड़ते ही बस वो ऐसे हो जाता है जैसे कुछ नहीं कर रहा।
अध्यादेश की अवधि में क्या लिखा आप लोगों ने, दिखाइएगा एक बार। संसद की प्रथम बैठक से, संसद की प्रथम बैठक से 6 सप्ताह है। संसद की प्रथम बैठक से 6 सप्ताह है, 6 वीक्स, और कोष्टक में लिख देना 42 दिन, 42 डेज, 42 दिन। बैरेक्ट में कहीं भी 42 दिन जैसा शब्द नहीं है, लेकिन किसी एग्जाम में पूछ लिया गया था ये। अब नीचे वाला लाइंस में नोट लगा के लिखना, अध्यादेश की अवधि वाला जो पॉइंट लिखा आपने ऊपर, उसी में नोट लगा के लिखना। इसी में नीचे वाला लाइंस लिखना, एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि, एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह, 6 माह प्लस 6 सप्ताह हो सकती है। 6 माह प्लस 6 सप्ताह हो सकती है। 6 माह प्लस 6 सप्ताह हो सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों, किस बेसिस पे हो सकता है ऐसा? क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम ड्यूरेशन कितना हो सकता है? 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का। तो 6 माह तो वो, और पहली बैठक से फिर कितना? 6 सप्ताह है। अब नीचे वाला लाइन से लिखिएगा, हेडिंग के रूप में लिख देना इसको, अध्यादेश समाप्ति के प्रावधान। अध्यादेश समाप्ति के प्रावधान। अध्यादेश की समाप्ति के प्रावधान। अध्यादेश की समाप्ति के प्रावधान। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि एक एक शक्ति को अगर ऐसे पढ़ाओगे तो फिर राष्ट्रपति कितने दिन चलेगा? ये बात मैंने पहले दिन कही थी आपको कि हमारा जो सिलेबस है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें एक एक टॉपिक में हमारे को लगभग एक एक वीक लग सकता है, और कई कई टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिनमें हमारे को मिनट लगेंगी 10, मिनट लगेंगी 15, या फिर आधा घंटा लगेगा। तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिन टॉपिक्स जितने सारे बड़े हैं तो उनमें टाइम लगेगा उतना, और जो छोटे टॉपिक्स है फिर उनमें उतना ही टाइम लगेगा। तो इसलिए पैनिक मत होइए आप लोग। अभी जैसे राष्ट्रपति का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, फिर आगे प्रधानमंत्री का टॉपिक आएगा, वो भी बड़ा टॉपिक आएगा। हमारे को संसद में भी समय लगेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी समय लगेगा, गवर्नर में भी हमारे को समय लगेगा, फिर मुख्यमंत्री में उतना समय नहीं लगेगा, विधानसभा विधान परिषद में फिर समय लगेगा, हाई कोर्ट में ज्यादा समय नहीं लगेगा, पंचायत राज में समय लगेगा। बाकी इसके अलावा और ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसमें समय लगेगा। बाकी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके। अब जैसे आयोग हैं, केंद्र के और राज्य के आयोग हैं, 2 दिन में पढ़ लेंगे अपन सारे के सारे, जितने सारे आयोग हैं आपके 2 दिन में पढ़ लेंगे अपन। फिर जैसे नागरिक अधिकार का टॉपिक है, विधिक अधिकार का टॉपिक है, लोक नीति का टॉपिक है, तो ये 1 या 2 दिन में ये टॉपिक हो जाएगा अपना। तो कहने का मतलब ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें टाइम लगेगा अपने को, तो इसलिए आराम से पढ़ो, कोई वो टेंशन मत लो आप लोग। बस याद करो, आप तो, मेरी टेंशन रहती है, आपकी टेंशन नहीं रहती, टेंशन मेरे रहती है, आप लोग पढ़ते नहीं हो। क्योंकि अभी भी रिस्पॉन्स जो है लगभग 50% लोगों का आ रहा है। अभी भी 50% लोगों को पूछने से पहले वो ऐसे कर देते हैं कि हमारे साथ ही अत्याचार ना किया जाए। तो क्या लिखा आप लोगों ने? अध्यादेश समाप्ति के प्रावधान। पहला प्रावधान लिखो, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को वापस ले लिया जाए। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को वापस ले लिया जाए, वापस ले लिया जाए। पॉइंट नंबर 2, संसद 6 सप्ताह में, संसद 6 सप्ताह में, संसद 6 सप्ताह में पारित ना करे, संसद 6 सप्ताह में पारित ना करे, पारित ना करे। तीसरा, संसद अध्यादेश को पारित करने से इनकार कर दे,
संसद अध्यादेश को पारित करने से इनकार कर दे, अध्यादेश को पारित करने से इनकार कर दे। पारित कर दे, पारित करने से इनकार कर दे। अब एक लाइन खाली छोड़िए और अलग से पॉइंट लिखिए। यदि 6 सप्ताह की अवधि में, यदि 6 सप्ताह की अवधि में, यदि 6 सप्ताह की अवधि में भारतीय संसद अध्यादेश को पारित कर देती है, अध्यादेश को पारित कर देती है, पारित कर देती है, तो वह नियमित कानून बन जाता है, तो वह नियमित कानून बन जाता है, तो वह नियमित कानून बन जाता है। अब फिर एक लाइन छोड़िए और अब क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक आपका टेस्ट ले लिया जाए, आज तक का जितना पढ़ा दिया गया उसका, ठीक है? तो तैयार है ना? हो सकता है कल ही हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए, हो सकता है पहले रोज हो जाए, लेकिन मैंने बता दिया आपको, ये मत कहना कि हमारे को बताया नहीं गया है। पहले टॉपिक से लेकर अब तक जितना हो गया उतना, और बिना बताए टेस्ट ले लिया जाएगा आपका। प्रश्न के रूप में लिखिएगा, एक ही विषय पर, एक ही विषय पर, एक ही विषय पर एक से अधिक बार, एक ही विषय पर एक से अधिक बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है क्या? एक ही विषय पर एक से अधिक बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब नीचे लिखो उत्तर, 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 और उत्तर में लिखिएगा डीसी वाधवा बनाम, उत्तर में लिखिएगा डीसी वाधवा, पैनल पे लिखा हुआ है, डीसी वाधवा बनाम भारत संघवाद, डीसी वाधवा बनाम भारत संघवाद 1988, 1988, डीसी वाधवा बनाम भारत संघवाद 1988 में सर्वोच्च न्यायालय ने, में सर्वोच्च न्यायालय ने, में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए, में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि, डीसी वाधवा बनाम भारत संघवाद 1988 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि, निर्णय देते हुए कहा कि ऐसा किया जा सकता है। कैसा किया जा सकता है? एक ही विषय पर एक से अधिक बार, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन, लेकिन यह संसदीय शासन व्यवस्था के, लेकिन यह संसदीय शासन व्यवस्था के विरुद्ध है, लेकिन यह संसदीय शासन व्यवस्था के विरुद्ध है, शासन व्यवस्था के विरुद्ध है। तीसरी है वित्तीय शक्तियां। फाइनेंशियल पावर्स, और वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत
हमारे को 3-4 मुद्दों पे चर्चा करनी पड़ेगी। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 109 की, 109, तो 109 क्या कहता है? 109 क्या कहता है? धनविधेयक की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मनी बिल। तो धनविधेयक को अगर पेश करना है, सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कौन से सदन में पेश किया जाता है। तो लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई भी विधेयक धनविधेयक है अथवा नहीं, इस बात का सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा? लोकसभा स्पीकर। लेकिन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना इसको कहां पेश नहीं किया जा सकता? लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो 109 के अंतर्गत अपन लिख सकते हैं धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से सर्वप्रथम कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश करना या पेश किया जाना। पेश किया जाना। क्या धनविधेयक को या धनविधेयक पर हस्ताक्षर करने से राष्ट्रपति मना कर सकता है क्या? क्या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है क्या? ऐसा प्रोविजन कहीं भारतीय संविधान में है क्या? जब अपन 111 पढ़ेंगे, 111 जब अपन पढ़ते हैं, वीटो की शक्ति का प्रयोग जब अपन पढ़ते हैं, तो वहां पर अपन इस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं कि पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति केवल और केवल साधारण विधेयक को भेज सकता है। अच्छा, धन विधेयक को क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि ऑलरेडी कौन सी अनुमति मिल चुकी है? पूर्वानुमति मिल चुकी है। तो अपन यहां पर कोट कर सकते हैं अनुच्छेद 111 धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लूटा सकता। अच्छा, क्या हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है क्या? मान लीजिए कोई अड़ियल राष्ट्रपति हो, वो कहते मैं तो नहीं करूंगा हस्ताक्षर, जाओ जो करना वो कर लो, तो सारी बातें ठीक है, आप संविधान के हिसाब से सही कह रहे हो, सब कुछ सही कह रहे हो। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति जी ने साफ कह दिया कि जो तुम लोगों को करना वो कर लो, मैं तो इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, तो आगे से ये प्रश्न किया जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो पहले अनुमति क्यों देता? मान लीजिए उसका मूड चेंज हो गया कि पहले तो मैंने ऐसे अनुमति दे दी, भूल भोले में दे दी, लेकिन अब मैं इस पर अनुमति नहीं दूंगा, इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, तो अरे अगर देश का राष्ट्रपति ऐसा करता है तो ऐसा करके क्या करता है? संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, वो वायलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर संविधान का अतिक्रमण करता है तो फिर संसद क्या कर सकती है? महाभियोग। अगला मुद्दा, अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो किसकी सहमति से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की सहमति से। लेकिन भारतीय संविधान में शब्द लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति की सहमति से पेश करना। और क्या वित्तीय शक्तियां हैं? टू 267। अच्छा, 266 क्या कहती है? संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड। और 267 क्या कहता है? आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड। तो जो भारत की आकस्मिक निधि है, उस आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। तो आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, नियंत्रण में होता है। अगला मुद्दा, अपन बात कर सकते हैं कि जो सीएजी है, सीएजी अपनी जो रिपोर्ट है ऑडिटिंग की, वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। कल हमने सीएजी को लेकर बात की थी। तो ऑडिट की जो रिपोर्ट है
ऑडिट की रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति के द्वारा उस रिपोर्ट को कहां रखा जाता है? संसद के पटल पर रखा जाता है। और संसद के पटल पर फिर उसकी समीक्षा किसके द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। इसी हिसाब से अपन कह सकते हैं कि जो वित्त आयोग है, नेशनल फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280, 280, तो 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के द्वारा जितने सारे कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्यों के लिए वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो अपन चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। अब अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की चौथी प्रकार की शक्ति, फोर्थ पावर, और चौथी है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियां। अगर आप लोगों से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रेसिडेंट की जो जुडिशियल पावर से जो न्यायिक शक्तियां हैं उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का स्रोत क्या है? कोई भी आप में से? हाँ जी, थोड़ा तेज बोलिए। नहीं, वो तो सही बात है, अनुच्छेद 72 की बात है, मैं समझ गया। इसका स्रोत पूछ रहा हूं मैं। उल्लेख किया गया इसका अनुच्छेद 72 में, तो आर्टिकल 72 में तो इसका उल्लेख किया गया न्यायिक शक्तियों का। मैं इसका आधार, इसका स्रोत पूछ रहा हूं कि कहां से शामिल किया हमने भारतीय संविधान में इसको। तो इसके हमारे को 3 स्रोत याद रखने पड़ेंगे। 3 स्रोत याद रखने पड़ेंगे इसके। पहला है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। दूसरा याद रखना पड़ेगा हमारे को आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान आप लोग गूगल पे डाल के देखिएगा, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर एक बड़ी सी फाइल खुलेगी और उस फाइल में फिर आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर एलिब्रेशन किया गया है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो वहां पर भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मामला ये कि उस हिंदी में नहीं है, वो अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा आपको, आयरलैंड का संविधान। और तीसरा है भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता। आईपीसी, क्योंकि यहां पर आईपीसी का आधार इसलिए बनाया गया है कि जब भी जुडिशरी के द्वारा निर्णय दिया जाता है तो कौन सी धाराओं का उल्लंघन करने के आधार पर दिया जाता है? आईपीसी की धाराओं के हिसाब से दिए जाते हैं निर्णय। तो आईपीसी, आयरलैंड का संविधान और 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम किसका आधार है? न्यायिक शक्तियों का, जिसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 72 में दिया गया। अब याद रखने वाली बात है कि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को दे दी गई है फांसी की सजा कि अब भाई जी आपकी गिनती के दिन हैं 10 और 10 दिन में आपको क्या दे दी जाएगी? फांसी दे दी जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना कि व्यक्ति के सामने सबसे बड़ा संकट उसी दिन आता है जब उसको यह पता लग जाता है कि अब मेरे पास इतना टाइम बचा है। ऐसा 2 ही केसेस में होता है, या तो होता है किसी को फांसी की सजा सुना दी जाती है, और दूसरा होता है मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया और 4th स्टेज, लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया, डॉक्टर उसको कह देते हैं कि बस इसके घर ले जाकर सेवा करो, अब इसके पास 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का समय है। अब सोच के देखिए वह व्यक्ति अपना टाइम स्पेंड कैसे करता है। डिसाइड हो गया कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद यहां से टाटा बाय बाय करना है मुझे, और या फिर फांसी की सजा उसको दे दी गई है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इसको फांसी होगी। नॉर्मल आदमी तो हार्ट अटैक आके मर जाएगा उसी दिन कि भाई जी क्या मतलब है फालतू में इतने दिन तड़प तड़प के मरने से। फांसी की सजा हो गई तो उसके सामने केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि एक व्यक्ति उसको बचा सकता है, और वो है देश का राष्ट्रपति। कि अगर देश के राष्ट्रपति के समक्ष उसने दायर कर दी है मर्सी पिटीशन, दया याचिका, मर्सी पिटीशन,
दया याचिका, दया याचिका। और मान लीजिए राष्ट्रपति जी के द्वारा उसकी दया याचिका को स्वीकार कर लिया गया है कि चलो कोई बात नहीं, इससे अपराध हो गया, लेकिन अब आगे भावी जीवन में इस व्यक्ति के द्वारा ऐसे कार्य किए जाएंगे जिससे समाज को एक सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी, तो इस व्यक्ति की फांसी की सजा क्या कर दी जाती है? कैंसिल कर दी जाती है। अब देश के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति प्राप्त है कि वह ऐसे व्यक्ति को पूर्ण रूप से भी माफ कर सकता है, और पूर्ण रूप से माफ करने का मतलब है उसको ऐसी स्थिति में भेजा जा सकता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही ना हो। जैसे आज मान लीजिए अपन सारे लोग बैठे हैं, अपने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन मान लीजिए अपने में से किसी एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी जाती है किसी अपराध के चलते, और फिर राष्ट्रपति के द्वारा उसकी दया याचिका को स्वीकार करके उसको कह दिया जाता है कि चल ठीक है, तेरे अपराध को क्या किया जाता है? माफ किया जाता है। तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा उसको उसी स्थिति में पहुंचा दिया जाता है जैसे कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया ही ना हो। पहला मुद्दा। तो अपन कह सकते हैं कि दया याचिका के संदर्भ में देश का राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? पूर्ण रूप से माफ कर सकता है, पूर्ण रूप से माफ। इसका मतलब है जैसे कोई अपराध किया ही ना हो, कोई अपराध किया ही ना हो, कोई अपराध किया ही ना हो, या फिर उस व्यक्ति की सजा में परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए उसको फांसी की सजा दी गई थी और अब उसमें बदलाव करके उसको कर दिया गया कि चलो इसको आजीवन कारावास की सजा दे दो, तो सजा की प्रकृति में परिवर्तन, तीसरा, मान लीजिए उसको किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और वह आजीवन कारावास की सजा उसको दी गई थी कि सशर्म कि उससे वहां पर काम दामी खूब करवाया जाएगा, तो राष्ट्रपति यह कर सकता है कि उसका जो सश्रम कारावास है उसको उठाकर क्या दे सकता है? केवल कारावास की सजा दे सकता है उसको। या मान लीजिए किसी को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी तो उसमें बदलाव करके कह दिया गया चलो इसको 10 वर्ष में कन्वर्ट कर दो कि 10 वर्ष बाद में इसको छोड़ दिया जाएगा, तो सजा में कमी कर सकता है। तो अपन कह सकते हैं पूर्ण रूप से माफ कर सकता है, सजा की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। जागो, हम यहां पर सजाएं की बात कर रहे हैं, मृत्युदंड की बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को फांसी होने वाली है और राष्ट्रपति से माफ करवा रहे हैं हम उसको, और बताओ लोग आराम से जागो नागरिकों जागो। तो न्यायिक शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 72-72 में। इसके 3 स्रोत मान सकते हैं अपन। पहला 1935 का भारत शासन अधिनियम, दूसरा आयरलैंड का संविधान, तीसरा भारतीय दंड संहिता आईपीसी। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा दया याचिका लगाई गई है देश के राष्ट्रपति के समक्ष, तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा उसकी सजा को पूर्ण रूप से माफ किया जा सकता है, इवन मृत्युदंड को भी। जब हमें आर्टिकल 161 की बात करेंगे, 161 की बात करेंगे, तो वहां पर हम राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति को लेकर बात करेंगे। वहां पर राज्यपाल को भी वे सारी शक्तियां प्राप्त होंगी जो देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है, सिवाय एक को छोड़कर कि राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, बाकी सारी सजाओं में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, मुद्दा यह है कि जब भी राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति की मर्सी पिटीशन पे दया याचिका पर सुनवाई की जाएगी, जी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अभी वहां पे बात करेंगे ना 161 में अपन। मर्सी पिटीशन अगर लगाई गई है, दया याचिका अगर लगाई गई है, तो देश के राष्ट्रपति के ऊपर यह प्रतिबंध नहीं होगा कि वह 2 महीने में उस संबंध में सजा सुनाएगा या फिर अपना निर्णय देगा, 1 साल में देगा, 2 साल में देगा, 5 साल में देगा। ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है कि देश के राष्ट्रपति के द्वारा इतनी अवधि में इस मामले में निर्णय दिया जाएगा। तो अपन पहला लिख सकते हैं, निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं। निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं। दूसरा,
क्या जिस भी पर्टिकुलर व्यक्ति की मर्सी पिटीशन भी सुनवाई देश का राष्ट्रपति करता है तो उस व्यक्ति को फेस टू फेस सुनवाई करता है क्या? आमने सामने सुनवाई नहीं करता। आमने सामने सुनवाई नहीं करता। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, एक बार उनको देख लेते हैं अपन इस संदर्भ में। अनुच्छेद 72 72 कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका मतलब क्या होता है? कई बार मैं एक दो एग्जाम्स में देखा है मैंने कि इन शब्दों से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। जैसे पहला शब्द है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को पूर्ण रूप से क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। पार्डन शब्द जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं। क्षमादान केवल दंड को समाप्त नहीं करता बल्कि दंडित व्यक्ति को उस स्थिति में ला देता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही ना हो, अर्थात वह क्या हो जाता है? निर्दोष हो जाता है। दूसरा, लघुकरण, कॉम्यूट, अर्थात यह एक प्रकार के दंड के स्थान पर दूसरा उससे हल्का दंड देने। जैसे मान लीजिए किसी को क्या दिया गया था? कठोर कारावास, सश्रम कारावास, और उसके स्थान पर उसको क्या दे दिया गया? साधारण कारावास दे दिया गया। तीसरा है परिहार, रिमिट, अर्थात दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना। जैसे 1 वर्ष के कारावास के दंड को घटाकर कितना कर देना? 6 माह कर देना, 6 मंथ्स कर देना। चौथा है विराम, रिप्राइव। मान लीजिए कोई महिला शक्ति है और उसने कोई अपराध किया है और सुप्रीम कोर्ट की नजर में उसके द्वारा किया गया जो अपराध है वो अक्षम्य है और उसको फांसी की सजा दी जानी है। लेकिन मान लीजिए उस वक्त वो महिला प्रेग्नेंट थी, तो क्या उसको उसी वक्त फांसी की सजा दे दी जाएगी? क्या नहीं दी जाएगी। उस कंडीशन में उसकी सजा को विराम दिया जा सकता है, रोका जा सकता है कुछ समय के लिए। तो विराम में लिखा गया है अर्थात दंडादेश के निष्पादन को रोक दिया जाना। दूसरे शब्दों में मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन करना। जबकि सिद्ध दोष व्यक्ति क्षमादान के लिए या दंडादेश के लघुकरण के लिए राष्ट्रपति को आदेश देता है और कार्यवाही लंबित रहती है। एक मुद्दा हमेशा याद रखना, जैसा इन्होंने अभी डिस्कस भी किया था, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों की क्षमादान की शक्तियों के संदर्भ में अगर अपन चर्चा करें तो बेसिकली अगर डिफरेंस देखा जाए तो एक तो मृत्युदंड की जो सजा है उसको केवल कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति माफ कर सकता है। एक सैन्य न्यायालय के द्वारा अगर कोई निर्णय दिया गया है तो उस सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में बदलाव कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति कर सकता है। कौन नहीं कर सकता? राज्यपाल नहीं कर सकता। क्या इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है क्या कहीं? यह मुद्दा है काम का। तो याद रखने वाली बात है, ऐसा कोई उल्लेख भारतीय संविधान में तो नहीं मिलता, लेकिन जो भारतीय सैन्य अधिनियम है 1950 का, उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है। भारतीय सैन्य अधिनियम, भारतीय सैन्य अधिनियम 1950, उसमें यह प्रावधान किया गया है। तो अपन इतना नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलता नहीं है उसका। वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। अच्छा, एक मुद्दा और है यहां समझने वाला कि क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी की फांसी की सजा को माफ कर सकता है क्या? या फिर इस फांसी की सजा को माफ भी वह केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह सिफारिश से करेगा? स्वविवेक या परामर्श? परामर्श, ये वाली बात याद रखना आप। वित्तीय शक्तियां, और वित्तीय शक्तियों में पहली शक्ति लिखिएगा अनुच्छेद 109 के अंतर्गत नवीन जिंदलवाद। अनुच्छेद 109 के अंतर्गत, अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से
पूर्वानुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है। दूसरा अनुच्छेद 111 के अंतर्गत अंडर द आर्टिकल 111, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अनुच्छेद 112 अनुच्छेद 112 में डैश करके लिख देना। 112 में डैश करके लिख देना। बजट कोष्टक में लिख देना वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट कोष्टक में लिख देना वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाता है। सहमति से पेश किया जाता है। सहमति से पेश किया जाता है। 267 267। अच्छा, आकस्मिक निधि का यूज क्या है? आकस्मिक निधि का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि किसी भी प्रकार के जितने सारे एक्सपेंसेस हैं हमारे, वो सारे एक्सपेंसेस तो कंसोलिडेटेड फंड से किए जाते हैं, संचित निधि से किए जाते हैं। तो फिर हमने आकस्मिक निधि क्यों बनाई? तो याद रखने वाली बात है, संचित निधि से अगर आपको पैसा निकालना है तो संसद की अनुमति आवश्यक होगी उसमें। लेकिन मान के चलिएगा कि संसद की कार्यवाही चल नहीं रही है, सत्र नहीं चल रहा है, और देश में मान लीजिए कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया हमारे ऊपर, और खूब ज्यादा पैसे की हमारी को जरूरत है, लेकिन संचित निधि से हम पैसा निकाल ही नहीं सकते। तो फिर पैसा कहां से निकाला जाता है? आकस्मिक निधि से, क्योंकि आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए केवल राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो 267 में डैश करके लिख देना आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है आकस्मिक निधि की, कंटिंजेंसी फंड। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। नियंत्रण में होती है। अगला पॉइंट नोट लगा के लिख देना, नोट लगा के लिख दीजिएगा, सीएजी के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सीएजी के द्वारा ऑडिट की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। ऑडिट की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो जब राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनको अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा, और पुलिस के द्वारा अरेस्ट करने के बाद जब उनको जुडिशरी में पेश किया गया तो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो उन्होंने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया
तो फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। फिर इन लोगों ने अपनी मर्सी पिटीशन लगा दी राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के द्वारा उस मर्सी पिटीशन को सुनवाई करने में बहुत समय लगा दिया गया। 2012 में फिर राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया कि इनको क्या दे दी जानी चाहिए, फांसी दे दी जानी चाहिए। तो फिर यह मामला वापस पहुंचा मद्रास हाईकोर्ट। राम जेठमलानी जी ने उस केस की पैरवी की और मद्रास हाईकोर्ट ने फिर उनको फांसी की जो सजा की अनाउंसमेंट किया गया था उस पर रोक लगा दी। तो क्या सही किया कि गलत किया? मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के और देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध निर्णय देकर के सही किया कि गलत किया? अब आपका यहां पर प्रश्न यह होना चाहिए कि इसके पीछे का आधार क्या था, कि मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों किया। याद रखने वाली बात है, किसी भी अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल में पढ़ा था हमने? बीस के सब क्लोज 2 में क्या पढ़ा था हमने? यही पढ़ा था कि किसी भी अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है। तो वकील साहब ने यही कहा कोर्ट में कि इन लोगों को 1992 में फांसी की सजा दे दी गई थी, जबकि अब चल रहा है 2012, 20 साल हो गए। 20 साल से कहां बंद थे? जेल में बंद थे ये। तो पहले इनको 20 साल का कारावास की सजा मिल चुकी है ऑलरेडी, तो फिर आप फांसी किस आधार पर दोगे इनको? तो फिर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि हां, फांसी की सजा इनको नहीं दी जानी चाहिए। तो कहने का मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान। हां सर, नहीं छूटेंगे क्यों? छूटेंगे क्यों? छूटे नहीं। क्या लिखा आप लोगों ने लास्ट? सौंपी जाती है, कोमा, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, कोमा, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा, थोड़ी जगह छोड़ दिया करो आप लोग, है ना, ऊपर ऐसे बिल्कुल पेज के ऊपरी कॉर्नर पे लिखते हो, थोड़ी जगह छोड़ दिया करो। ऑडिट की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद में रखवाई जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद में रखवाई जाती है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा संसद में रखवाई जाती है। सीएजी के द्वारा ऑडिट की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा संसद में रखवाया जाता है। और संसद में इसकी समीक्षा लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 280 280 अगला पॉइंट, आर्टिकल 280 280 और 280 में डैश करके लिख दो, राष्ट्रपति के द्वारा प्रति 5 वर्ष बाद प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चौथी शक्ति लिख दीजिएगा, न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। न्यायिक शक्तियां और न्यायिक शक्ति में डैश करके लिख दीजिएगा, एक प्रश्न आया है कि सर जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सारे काम करता है तो उसे इतनी सारी शक्तियां क्यों दी जाती है?
देखिए प्रश्न सही है, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो इसी व्यवस्था को अपनाया जाता है, क्योंकि भारत के संविधान के द्वारा जितनी सारी शक्तियां हैं वो किसको प्रदान की जाती है? राष्ट्रपति को। लेकिन साथ में कंडीशन ये भी है कि राष्ट्रपति के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग या तो खुद से किया जाता है और या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से किया जाता है। और अधीनस्थों में मुख्य भूमिका में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होती है। तो इसी वजह से फिर देश के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य किए जाते हैं। निचवा लाइन में लिखिएगा, न्यायिक शक्तियों में डैश करके अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति। अब यही प्रश्न आपका राज्य स्तर पर हो सकता है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संदर्भ में, कि देश का संविधान शक्तियां किसको देता है? राज्यपाल को। लेकिन उनका वास्तविक रूप से प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद करती है। तो अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। निचवा लाइन से लिखिएगा, इसके 3 स्रोत निम्नलिखित हैं। इसके 3 स्रोत, 3 sources, 3 sources are following। 3 स्रोत निम्नलिखित है। 3 स्रोत निम्नलिखित है। पहला, 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का भारत शासन अधिनियम। दूसरा, आयरलैंड का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान। लास्ट क्लास में जब हमने माबियों को लेकर चर्चा की थी, क्योंकि हो सकता है आप लोगों से कई सारे दोस्त बहस करेंगे इस मामले में कि माबियों की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है, क्योंकि पूरा मार्केट यही पढ़ता और यही पढ़ाता है कि कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब जब भी कोई नया तथ्य आता है तो सीधी सी बात है उसका कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन में आपको बहस करने की जरूरत नहीं है, आप उनको यही कह देना केवल कि आपको 2 कॉन्स्टिट्यूशन डाउनलोड करने पड़ेंगे गूगल से, एक अमेरिका का करवा दो उनको और दूसरा आयरलैंड का करवा दो। अब उनको ये बोलो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के विरुद्ध जो माबियों का प्रोसेस है उसको पढ़ो, और जो आयरलैंड के संविधान में आयरलैंड के राष्ट्रपति को पद से हटाने के संदर्भ में जो माबियों का प्रोसेस है उसको पढ़ो, और फिर आप इस मुकाम पे पहुंचो कि भारत के राष्ट्रपति के माबियों की प्रक्रिया से कौन सा नजदीक है। बिल्कुल बेसिक अंतर तो आप अपने हिसाब से बता दीजिए कि पहला मुद्दा तो यह है कि भारत में राष्ट्रपति को ही केवल कौन सी प्रक्रिया से हटाया जाता है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति को बैठाया जाता है, उपराष्ट्रपति को बैठाया जाता है, सिविल सर्वेंट्स को बैठाया जाता है। तो पहला प्रोसेस तो यहां पर डिफरेंस हो गया। दूसरा, अमेरिका में अगर राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो वहां के कांग्रेस के 1/3 बहुमत से हटाया जाता है, जबकि भारत में 2/3 कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से हटाया जाता है। तो फिर प्रक्रिया कहां से होगी? अमेरिका से कैसे होगी? फिर ये लॉजिक दीजिएगा, बहस मत करना आप कभी भी किसी से, क्योंकि मार्केट में बहस करने वाले लोग ही मिलेंगे आपको ज्यादा। तेज बोलिए सर। नहीं हटाया जाता सर, मुख्य न्यायाधीश चाहे कोई सा न्यायाधीश नहीं हटाया जाता। मैं बात ये कह चुका केवल आपको कि भारत में केवल और केवल राष्ट्रपति को माबियों की प्रक्रिया से हटाया जाता है। न्यायाधीशों को पद से हटाने के संदर्भ में भारतीय संविधान में शब्द है रिमूवल, जिसका हिंदी में मतलब होता है पद से हटाना, नोट इंपीचमेंट। कहीं भी बैरेक्ट उठा के देख लीजिएगा, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में कहीं भी आपको न्यायाधीशों के संदर्भ में महाभियोग जैसी शब्दावली का प्रयोग नहीं मिलेगा। पहले तो हाँ सर ये तो है, अब इसको अपन बदल तो नहीं सकते। जब आप ये पढ़ लोगे, नोट्स पढ़ लोगे, चीजों को समझ लोगे, फिर बैरेक्ट पढ़ना आप, और फिर बैरेक्ट में जिन हिंदी टर्म्स में दिक्कत आए उनका फिर इंग्लिश वर्जन देखना आप, वहां से आसानी से समझ में आएगा आपको। अगर आपने सीधे ही खोल दिया बैरेक्ट कि चलो भाई हम आज राष्ट्रपति पढ़ते हैं या मूल अधिकार पढ़ते हैं, तो मुश्किल से आधा पेज पढ़ोगे, फिर उसको बंद करके परमानेंट रख दोगे,
कि अब इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे हम जीवन में। तो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, आयरलैंड का संविधान, तीसरा भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड 1935 का, नहीं यही प्रोविजन, क्षमादान का जो प्रोविजन था ये यहीं से लिया है हमने। भारतीय दंड से इनको आधार और स्रोत इसलिए मानते हैं कि जो क्षमादान की शक्ति वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट है इनसे, इसलिए स्रोत मानते हैं हम इनको। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, 18 एंड 60, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860, 18 एंड 60। ज्यादा तो नहीं हो रहा ना आप लोगों के? ठीक है, कम रह रहा है? अच्छा ठीक है, नीचे वाला लाइन से लिखिएगा, नीचे वाला लाइन से लिखिएगा। यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यदि किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई सजा दे दी जाती है, कोई सजा दे दी जाती है, दे दी जाती है, तो राष्ट्रपति के समक्ष, तो राष्ट्रपति के समक्ष, तो राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका, मर्सी पिटीशन, तो राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका पेश की जा सकती है, दया याचिका पेश की जा सकती है, पेश की जा सकती है, पेश की जा सकती है। नीचे वाली लाइन में लिखिएगा, दया याचिका के संबंध में, दया याचिका के संबंध में, दया याचिका के संबंध में निर्णय देने के लिए, दया याचिका के संबंध में निर्णय देने के लिए, निर्णय देने के लिए किसी निश्चित अवधि का, किसी निश्चित अवधि का, किसी निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है, किसी निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है। इसी में नीचे वाला लाइन से अगला पॉइंट, दया याचिका में, दया याचिका में राष्ट्रपति के द्वारा, दया याचिका में राष्ट्रपति के द्वारा, दया याचिका में राष्ट्रपति के द्वारा मामले की सुनवाई, मामले की सुनवाई अपराधी के सामने नहीं की जाती है, अपराधी के सामने नहीं की जाती है, अपराधी के सामने नहीं की जाती है, अपराधी के सामने नहीं की जाती है। नीचे वाला लाइन से लिखिएगा, अनुच्छेद 72 के संबंध में, अगला पॉइंट, अनुच्छेद 72 के संबंध में, अनुच्छेद 72 के संबंध में, अनुच्छेद 72 के संबंध में विशिष्ट शब्दावली, अनुच्छेद 72 के संबंध में विशिष्ट शब्दावली, 72 के संबंध में विशिष्ट शब्दावली। पहला, पहला क्षमा, क्षमा जो भी बोलते हो आप, पार्डन, और इसीलिए इसको कहा जाता है क्षमादान की शक्ति, क्षमा, पार्डन। इसमें डैश करके लिखो, क्षमादान केवल, क्षमादान
केवल सजा को समाप्त नहीं करता। क्षमादान केवल सजा को समाप्त नहीं करता। क्षमादान सजा को केवल समाप्त नहीं करता, बल्कि अपराधी को उस स्थिति में ला देता है, जैसे उसने कोई अपराध किया ही ना हो। जैसे उसने कोई अपराध किया ही ना हो। कोई अपराध किया ही ना हो। दूसरी शब्दावली लिखिए, लघुकरण या कॉम्यूट। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी साथ में लिखना जरूर, लघुकरण कॉम्यूट। लघुकरण कॉम्यूट। और उसमें डैश करके लिखना, कठोर दंड के स्थान पर सामान्य सजा देना। जैसे कठोर दंड के स्थान पर सामान्य सजा देना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। तीसरा परिहार, रिमिट। और रिमिट में डैश करके लिखना, किसी सजा की मात्रा को प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, कम करना। जैसे 1 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष के कारावास को 6 माह में बदल देना, या 6 माह के कारावास में बदल देना। 1 वर्ष के कारावास की सजा को या 1 वर्ष के कारावास को 6 माह में बदल देना। 6 माह में बदल देना। चौथा है विराम, रिप्राइव। विराम, रिप्राइव। और इसमें डैश करके लिख दो, मृत्युदंड की सजा का अस्थायी निलंबन।
टेम्परेरी सस्पेंशन, मृत्युदंड की सजा का अस्थायी निलंबन, टेम्परेरी सस्पेंशन। और अब एक लाइन खाली छोड़ के नीचे वाला लाइन से नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना। नोट लगा के लिखना, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मृत्युदंड की सजा को, राष्ट्रपति के द्वारा मृत्युदंड की सजा को, मृत्युदंड की सजा को एवं सैन्य न्यायालय के द्वारा, एवं सैन्य न्यायालय के द्वारा, एवं सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजा को, दी गई सजा को माफ किया जा सकता है, दी गई सजा को माफ किया जा सकता है, सजा को माफ किया जा सकता है। कोष्टक में लिख देना अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72 एवं भारतीय सैन्य अधिनियम, अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72 एवं भारतीय सैन्य अधिनियम 1950, भारतीय सैन्य अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय सैन्य अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अनुसार, के प्रावधानों के अनुसार, कोष्टक बंद कोमा, कोष्टक बंद कोमा, जबकि अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, जबकि अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा, जबकि अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा उपर्युक्त लिखित दोनों ही मामलों में, उपर्युक्त लिखित दोनों ही मामलों में, दोनों ही मामलों में सजा को माफ नहीं किया जा सकता, सजा को माफ नहीं किया जा सकता, सजा को माफ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। हालांकि यहां पर अपन एक शक्ति और पढ़ते हैं, परामर्शीय शक्ति। परामर्शीय शक्ति की चर्चा हमारे को सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक में भी करनी पड़ेगी, वहां पर भी अनुच्छेद 143 की बात करनी पड़ेगी हमारे को, 143, राष्ट्रपति की परामर्शीय शक्ति, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जिसको अपन कहते हैं, परामर्शीय शक्ति। अनुच्छेद 143, 143, 143 में दो बातें हैं कि देश के राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से समय समय पर परामर्श लिया जा सकता है, परामर्श किया जा सकता है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या परामर्श से संबंधित हर मामले में सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है क्या? तो हर मामले में बाध्य नहीं है। अगर मामला है कोई देश की आज़ादी के समय का या फिर किसी देश के साथ संधि या समझौते का, तो उस संदर्भ में अगर देश का राष्ट्रपति किसी प्रकार का परामर्श मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन अगर सामान्य कोई विधि का प्रश्न है और देश का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई परामर्श मांग रहा है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता है। याद रखने वाली बात है, उपर्युक्त लिखित दोनों ही मामलों में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय या कोई परामर्श दिया है देश के राष्ट्रपति को, तो दोनों ही मामलों में दिए गए परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। तो इसको कंक्लूड अपन इस प्रकार से कर सकते हैं कि किसी संधि या समझौते से संबंधित अगर कोई मामला है
तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए क्या है? बाध्य है। लेकिन अगर कोई सामान्य विधि का प्रश्न है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। और इन दोनों ही मामलों में राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति इन दोनों ही मामलों में दिए गए परामर्श को मानने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। अब तुम लोग उड़ने का प्रयास मत करो, हेडिंग लगाओ, परामर्श शक्ति अनुच्छेद 143। नहीं हुआ टाइम, 2 मिनट बाकी है अभी। परामर्श शक्ति अनुच्छेद 143। कल से फिर अपने को राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां शुरू करनी है, बीच में रह जाएगा इतना सा। क्या कह रहे हो? कल लिखवा दें? ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं फिर।